हेलो गाइस, वेलकम इन शैलेंद्र अकेडमी। आई एम शैलेंद्र अग्रवाल और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के नेक्स्ट लेक्चर वीडियो की बात करेंगे जो हमारा लेक्चर नंबर 10 है। इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए हैं वो एज पर द सिलेबस, चाहे वो किसी भी बोर्ड के बच्चे हों, अगर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से थ्योरी जो आपको लिखनी है एग्जाम में वो पूरी बोर्ड में लिख करके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाया गया है। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो कि है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। ये चाहे बीटेक हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, कहीं पर भी है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक टॉपिक है जिसको हम बात करेंगे। अभी अगर हम सिलेबस की बात करें इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस, या जिसको हम बोले बलों का संयोजन। बलों के संयोजन में टॉपिक है रिजल्टेंट, जो हमने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया है। और इसके बाद आता है एनालिटिकल मेथड फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ रिजल्टेंट फॉर कॉन्करेंट, नॉन कंकरेंट एंड पैरेलल कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, जिसमें लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ये तीनों ही नियम जो अभी हमने आपको बताए हैं, लॉ ऑफ ट्रायंगल, पैरेललोग्राम एंड पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस, ये तीनों ही अलग अलग ईयर्स में सेमेस्टर में पूछे गए हैं। चाहे वो पैरेललोग्राम हो, जिसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के न्यूमेरिकल्स लगभग हर बार एक न्यूमेरिकल आता है। पहले हम समझेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और फिर उसके बाद उसका न्यूमेरिकल। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम कंपोजिशन ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं तो उसी में ये तीनों लॉ आते हैं, लेकिन उसके पहले ये जानना जरूरी है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में अभी पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन, उसी प्रकार से यहां पर हम पढ़ रहे हैं बलों का संयोजन। तो बलों का संयोजन क्या होता है और उसमें एक टॉपिक दिया गया है रिजल्टेंट फोर्स। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या होता है। रिजल्टेंट को अगर हमको समझना है तो हम इस डस्टर में अगर यहां से 10 न्यूटन का फोर्स लगाएं और इसके अपोजिट में 8 न्यूटन का फोर्स लगाएं, तो यहां 10 न्यूटन का लग रहा है, यहां 8 न्यूटन का लग रहा है, तो बॉडी इसी डायरेक्शन में जाएगी। कितने से? 2 न्यूटन से, क्योंकि 10 न्यूटन इधर लग रहा है, 8 न्यूटन इधर लग रहा है। दोनों 10 और 8 न्यूटन से 8 न्यूटन उसको खत्म कर देगा, बचेगा 2 न्यूटन। जैसे जो अभी हमने आपको बताया कि अगर ये कोई बॉडी है और इस बॉडी में यहां एक फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का और यहां पर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, तो आप फिगर को देख करके समझ जाएंगे कि बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी। और जो बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी लेकिन 10 से नहीं जाएगी, क्योंकि 8 उसका अपोजिट लग रहा है, तो 10 माइनस 8 कितने से जाएगी? 2 न्यूटन फोर्स से बॉडी इस डायरेक्शन में जाएगी, क्योंकि बड़ा 10 न्यूटन का है। तो ये जो 2 न्यूटन फोर्स बचा, यही क्या होगा? रिजल्टेंट होगा इस पूरे फोर्स सिस्टम का। ये क्या होगा? रिजल्टेंट, या फिर इसी को हम लोग परिणामी बल बोलेंगे। अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो किसी भी बॉडी में अगर कोई बल निकाय यानी कई सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों का जो संयुक्त प्रभाव होगा वही उसके रिजल्टेंट का प्रभाव होगा। देखिए ये 8 न्यूटन 10 न्यूटन दो बल हैं, लेकिन दोनों बल अलग अलग दिशा में लग रहे हैं, तो 2 न्यूटन से ही बॉडी इधर जाएगी और यही वो 2 न्यूटन क्या है? रिजल्टेंट है। तो जो इसका संयुक्त प्रभाव है वही रिजल्टेंट के बराबर है। ये कॉन्सेप्ट है रिजल्टेंट का। तो यही लिखवाया गया है आपको नोट करने के लिए, क्योंकि 5 नंबर के क्वेश्चन में कभी कभी छोटी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, तो रिजल्टेंट पूछेगा। तो हम पढ़ते हैं परिणामी बल क्या होता है। यदि किसी पिंड पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं, ये आपके सामने एग्जाम्पल, तो उन सभी बलों के प्रभावों के जोड़ के बराबर एक बल परिणामी बल कहलाता है। उन सभी बलों का जो संयुक्त प्रभाव होगा वही आपका परिणामी बल कहलाएगा। इट इज बेसिकली द सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट एक सिंगल फोर्स हो जाता है which can produce the same effect produced by the number of forces when acting together। जब एक साथ किसी पिंड पर कई सारे बल कार्य करते हैं तो उन सभी बलों का जो संयुक्त प्रभाव होता है वही रिजल्टेंट फोर्स के बराबर होता है। यही यहां पर है। रिजल्टेंट को हम आर से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया परिणामी के बारे में, क्योंकि ये जानना जरूरी है। अभी हम जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेज या ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज या फिर पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेज पढ़ेंगे तो उसमें हमें रिजल्टेंट बताना पड़ेगा। तो ये रिजल्टेंट हो गया। अब आता है बलों का संयोजन या कंपोजिशन ऑफ फोर्स। अभी हमने पढ़ा था बलों का वियोजन या रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स। उसको अगर थोड़ा सा रिकॉल करते हैं तो उसमें क्या था कि एक बॉडी में अगर कोई बल P लग रहा है किसी एंगल थीटा से, तो उसके दो कंपोनेंट हो जाते थे, P cos थीटा और P sin थीटा। अभी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा, आप उसे देख सकते हैं। P cos थीटा और P sin थीटा, ये हो गया वियोजन, विघटन। लेकिन यहां पर क्या है? संयोजन। यानी कि इसमें क्या होगा कि अगर किसी भी पिंड पर कई बल एक साथ कार्य कर रहे हो तो उनका परिणामी निकालने का जो प्रक्रिया होगी वही होगा बलों का संयोजन।
संयोजन एक संपूर्ण बल निकाय के एकल परिणामी बल को ज्ञात करने की क्या है प्रक्रिया। कंपोजिशन इज द प्रोसेस ऑफ फाइंड आउट सिंगल रिजल्टेंट फोर्स ऑफ अ होल फोर्स सिस्टम। किसी पिंड पर अगर कई सारे बल कार्य कर रहे हैं तो उन सभी बलों का परिणामी निकालने की प्रक्रिया को ही बलों का संयोजन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस और ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस और उसके न्यूमेरिकल। इसमें क्या लिखा है, संयोजन एक संपूर्ण बल निकाय के एकल परिणामी बल को ज्ञात करने की प्रक्रिया है। देखिए ये कोई बॉडी है, उस पर एक बल F1 और एक बल F2 कार्य कर रहा है, तो उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट करने की जो ये प्रक्रिया है यही है बलों का संयोजन। ये अगर हम एक और शॉर्ट में फिगर देखें और किसी भी बॉडी पर इस तरीके से कई सारे बल कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए F1, F2, F3, F4 और F5, और इन सभी बलों का एक रिजल्टेंट निकालेंगे और मान लीजिए वो रिजल्टेंट यहां पर आता है R, तो ये भी किसके तहत आएगा, कंपोजिशन ऑफ फोर्स के तहत। तो ये था एक इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का स्टेटमेंट हिंदी और इंग्लिश में और फिर उसका पूरा प्रूफ और उसके विभिन्न प्रकार के केसेस। इसलिए ध्यान से पूरे वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए। जो भी स्टूडेंट्स को नोट्स नहीं मिल पा रहा वो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, नोट्स बनाए, और जो भी होगा 50+ मार्क्स या कह दें 80% प्लस मार्क्स आपके आने ही हैं। तो बलों के संयोजन के बाद सबसे पहला जो नियम आता है वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस या फिर समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि यह ऐसे स्थिति में लागू होगा जहां पर किसी पिंड पर दो बल कार्य कर रहे होंगे। तो अब अगर इसको समझा जाए तो इसका स्टेटमेंट निकालते हैं। तो यदि किसी पिंड पर दो बल इस प्रकार कार्य कर रहे हो कि वो किसी समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हो, तो उनका जो परिणामी होगा, हम क्या निकालना है, परिणामी। परिणामी उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण के द्वारा प्रदर्शित होगा जो उन दोनों बलों के प्रतिच्छेद बिंदु से होकर के जाएगा। देखिए यदि किसी बिंदु पर कार्य करने वाले दो बल आ रहे हैं को दिशा एवं परिमाण में एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का नियम है तो ये शब्द आएगा ही, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित किया जाए तो उन बलों का परिणामी हमें निकालना है समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण के द्वारा दिशा और परिमाण में निरूपित किया जाता है जो दोनों जो बल थे उनके प्रतिच्छेद बिंदु से होकर जाता है। अगर हम इसको यहां पर देखें कि कोई एक पिंड है और उस पिंड के किसी बिंदु पर दो बल, एक मानते हैं P, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड मींस परिमाण, और दिशा, ये दिशा हो गई, और ये है Q। ये समांतर चतुर्भुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। हम इसको एक कंप्लीट पैरेललोग्राम बना लें तो और क्लियर। ये हमने इसको जोड़ करके एक समांतर चतुर्भुज बना लिया। तो अब इसका परिणामी, जो इन दोनों बलों का परिणामी है R, वो इस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, ये विकर्ण यानी डायगोनल है, से होकर के जाएगा, जिसको हम दिशा और मैग्नीट्यूड में प्रदर्शित कर दें। ये क्लियर हुआ। अब हम मानते हैं कि जो दोनों बल थे P और Q, दोनों बलों के बीच का एंगल है अल्फा, और जो रिजल्टेंट है वो P के साथ एंगल बना रहा है थीटा। तो हमें क्या प्रूफ करना है आगे, जो रिजल्टेंट है वो R इक्वल्स टू, हमें बिल्कुल क्लियर समझिए कि हमें इस समांतर चतुर्भुज के नियम से या त्रिभुज के नियम से या बहुभुज के नियम से रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि बलों के संयोजन के अंदर आता है। बलों के संयोजन के अंदर जब किसी भी बॉडी पर एक से अधिक बल कार्य कर रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट निकालने की प्रक्रिया ही बलों का संयोजन है, जिसे हम समांतर चतुर्भुज से कैसे निकालेंगे, ये इसका फॉर्मूला है। R इक्वल्स टू P² प्लस Q² प्लस 2PQ cos अल्फा, और इसकी दिशा थीटा। देखिए रिजल्टेंट निकाला ऐसे, अब रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन है थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। ये दोनों रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन को ही हम आगे देखते हैं इसका प्रूफ कि कैसे ये रिजल्टेंट होगा और कैसे डायरेक्शन होगी, और उसी के साथ हम इसके तीनों केसेस को भी सॉल्व करेंगे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में केसेस भी पूछ लेता है। अगर इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट देखें तो इफ टू फोर्सेस P and Q acting at a point
मान लीजिए ओ पॉइंट है, एक्टिंग एट अ पॉइंट बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड टी एंड डायरेक्शन ये एरो से दिखाएगी, by the two adjacent sides of a parallelogram, then their resultant is represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point, this point, passing through that point. So it is the statement of parallelogram law of forces. हिंदी और इंग्लिश में दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स नोट करें। और मान लीजिए कि कोई दो क्वेश्चन आ गए कि भाई ट्रायंगल लॉ का स्टेटमेंट और पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट बताइए, तो आपको ये लिखना होगा एज पर योर लैंग्वेज, कि आप हिंदी में लिखते हैं कि इंग्लिश में। ये हम फिगर बनाएंगे इसमें और इसको लिख देंगे। लेकिन अगर आता है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का जो नियम है उसको सिद्ध कीजिए, तो हम देखते हैं कि उसको कैसे सिद्ध करेंगे, मीन्स आर और थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। तब देखते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस का प्रूफ। तो अब हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम का प्रूफ देखते हैं, जिसमें हम उसका रिजल्टेंट और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। ये फिगर अभी आपको पहले इस फिगर को बनाया गया था आपके सामने और समझाया गया था कि कोई समांतर चतुर्भुज की भुजाओं को रिप्रेजेंट करने वाले दो फोर्स P और Q लग रहे होंगे, तो रिजल्टेंट उसके डायगोनल या उसके विकर्ण से निरूपित किया जाएगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए, आर और थीटा की वैल्यू निकालने के लिए, हम इसी समांतर चतुर्भुज में जो OA रेखा है उसको आगे की तरफ बढ़ा के एक परपेंडिकुलर डालते हैं। तो अगर हम इस परपेंडिकुलर को ऐसे बनाएं और इसको आगे ऐसे कर दें, तो ये किसी बिंदु पर मिलेंगे। उस पॉइंट को हमने मान लिया D। पॉइंट को क्या मान लिया? D। और जैसे Q फोर्स यहां लग रहा है समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं की वजह से, यहां भी ये फोर्स आ गया Q। जब ये Q आ गया और यहां से T जा रहा है, तो यहां पर क्या एंगल बना? दोनों के बीच अल्फा, अल्फा एंगल बना। तो अब अभी जैसे मैं प्रीवियस वीडियो में वियोजन पढ़ा था, तो उसमें क्या था, वियोजन को ऑर्थोगोनली जब हमने वियोजित किया था किसी बल को, तो उस तरीके से अगर Q को वियोजित करते हैं तो यहां पर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा Q cos अल्फा, और यहां पर आएगा Q sin अल्फा। ये आएगा, यहां पर हमने ये अपना इतना हमें इसमें अपने मन से आगे मान के करना है। अब यदि हम माने समकोण त्रिभुज, बिल्कुल सिंपल सा इसका प्रूफ है। समकोण त्रिभुज लें, कौन सा? ODC। क्या लें? ODC। तो हम प्रमेय लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर क्या हो जाएगा? OC का स्क्वायर बराबर OC का, हमने कौन सा लिया है? ODC। ध्यान से देखिए, OC स्क्वायर इक्वल्स टू OD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। OC स्क्वायर इक्वल्स टू O से लगाकर D को हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, एक OA और दूसरा AD। कितना लिख सकते हैं? OA प्लस AD का स्क्वायर और प्लस DC स्क्वायर वैसे ही है। OC स्क्वायर अगर हम यहां पर वैल्यू रख दें, OC को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? R से, तो R स्क्वायर। OA को देखते हैं, तो OA क्या है? OA और OA को लिखा गया P, और AD क्या है हमारा? Q cos अल्फा का स्क्वायर प्लस DC क्या है? Q sin अल्फा का स्क्वायर। इसको हम अगर ओपन करते हैं तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा, और फिर Q स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। यहां से R स्क्वायर इक्वल्स टू ने लिखा P स्क्वायर, यहाँ पे Q स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2PQ cos अल्फा। तो यहाँ से R स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा आया, या फिर रिजल्टेंट इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा। ये आई रिजल्टेंट की वैल्यू जिसको हमें प्रूव करना था। अब इसके बाद डायरेक्शन निकालनी है। अगर इसी त्रिभुज में देखें, ODC में, त्रिभुज ODC
सी में देखें तो डायरेक्शन क्या है, थीटा है, किसके साथ, पी के साथ। तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डीसी अपॉन ओ डी। तो टेन थीटा, डीसी क्या है, क्यू साइन एल्फा अपॉन, इसको पी और प्लस क्यू कॉस एल्फा लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। क्या लिखें, थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स क्यू साइन एल्फा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस एल्फा। ये हुई इसकी डायरेक्शन। तो इस प्रकार से रिजल्टेंट और हमने डायरेक्शन को बिल्कुल आसान तरीके से निकाल लिया। यहां पर अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो देखिए एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ओ डी सी। समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज की आप प्रमेय जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यही कर्ण है ओसी, इसको इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि यहीं से जो कि शुरू हुआ है। फिर ओडी आपका आधार और डीसी क्या हुआ, परपेंडिकुलर या फिर लंब। ओसी को हम लोग देखते हैं आर लिख सकते हैं, हमने अभी ओसी को ओसी लिख दिया। ओडी को क्या किया, ओसीडी को ओ ए प्लस एडी, ओ ए प्लस एडी प्लस डीसी स्क्वायर। ओसी को क्या माना गया है, आर स्क्वायर। ओ ए क्या है, ओ ए क्या है, पी। और यहां पर हमने डायरेक्ट रिजॉल्विंग लगाई है, और अगर आप डायरेक्ट ना भी करें तो इसको सिंपली, क्योंकि यहां देख रहे हैं ये भी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज हम बात करें, ये एक्स्ट्रा आपको मैं बता रहा हूं क्योंकि ताकि ये ना हो कि ये कहां से आ गया एडी बराबर। तो ए डी सी अगर लेते हैं और साइन अल्फा लगाएं, साइन अल्फा, साइन अल्फा क्या होगा, लंब, यानी कि क्यू सॉरी साइन अल्फा क्या होगा, डीसी अपॉन एसी हुआ। यहां से डीसी की वैल्यू जो आई वो क्या आई, एसी। देखो बेटा डीसी इक्वल्स टू एसी साइन एल्फा, या फिर डीसी इक्वल्स टू एसी क्या है, ए से सी तक क्या है, क्यू, तो क्यू साइन एल्फा किसके बराबर, डीसी बराबर। और अगर हम कॉस एल्फा लगाते हैं तो कॉस एल्फा बराबर क्या होगा, एडी अपॉन एसी। तो अगर एडी की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगी, एसी कॉस एल्फा, या एडी इक्वल्स टू एसी क्या है, फिर वही क्यू कॉस एल्फा। ये अलग से इसलिए समझाया गया है ताकि कोई भी कंफ्यूजन न रह जाए कि कहां से आ गई। अब देखिए डीसी क्या है, डी से सी यही लिखा है क्यू साइन एल्फा, और यही निकल करके आया है। फिर इसके बाद एडी क्या है, क्यू कॉस एल्फा, ये लिखा है। यहां पर आप सब वैल्यू अगर देखें, ओसी को हमने आर लिख दिया, ओ ए को हमने पी लिख दिया, एडी को क्यू कॉस एल्फा, एडी क्यू कॉस एल्फा, और डीसी क्यू साइन एल्फा। इसका सिंपल है, क्यू कॉस स्क्वायर एल्फा साइन स्क्वायर एल्फा को एक साथ ले लिया जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस एल्फा है, और इसका हमने इसको फॉर्मूले को रख दिया और इसी तरह डायरेक्शन हमने निकाली। तो ये हुआ एक सिंपल प्रूफ कि हम कैसे रिजल्टेंट और डायरेक्शन को इस पैरेललोग्राम फोर्स की मदद से हम कैसे निकाल सकते हैं और इसका प्रूफ क्या है। अब इसी प्रूफ के आधार पर इसकी 3 केसेस बनते हैं, 3 कंडीशंस बनती हैं जिनको भी कभी भी पूछा जा सकता है। तो उन केसेस को देखते हैं कि वो केस क्या कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो परिणामी बल है उसका निगमन और उसकी दिशा का निगमन करने के बाद अब हम इसकी प्रमुख 3 दिशाएं देखेंगे या 3 केसेस देखेंगे। आप जान चुके हैं कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये है, डायरेक्शन का फॉर्मूला ये है, कब, जब फोर्स दो इस प्रकार लग रहे हो। लेकिन अगर हम केस फर्स्ट देखें, यानी कि जब बल P तथा Q एक ही दिशा में कार्यरत हो, यहां देखिए P की दिशा ये है, Q की दिशा ये है। अब एक ही दिशा में अगर कार्यरत होंगे तो ये P है और ये Q है। ये कह रहा है कि पहली दशा क्या कह रहा है कि जब P और Q एक ही दिशा में कार्यरत हो, यहाँ पे इनकी दिशा आप देख सकते हैं, जब Q इधर ही आ जाएगा तो अल्फा का मान क्या हो जाएगा, 0, यानी कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 डिग्री। जब अल्फा 0 हो गया तो हम इसको लेंगे R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस 0, क्योंकि अल्फा का मान क्या रखा, 0। यहां पर अंडर रूट आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ, कॉस 0 का मान 1। तो आर इक्वल्स टू ये क्या हुआ, इसको हम स्क्वायर लिख दे रहे हैं हटा के। ये जो पूरा का पूरा एक इक्वेशन लिखा हुआ है ये किसका हो गया, P प्लस क्यू का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, P प्लस क्यू। ये आया रिजल्टेंट का
जब दोनों बल P और Q एक ही दिशा में कार्यरत हों। और अगर हम इसकी डायरेक्शन भी निकालें थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q sin अल्फा अपॉन P प्लस Q cos अल्फा। तो हम लगाते हैं tan इनवर्स Q sin अल्फा, Q sin अल्फा यानी कि sin 0 क्योंकि अल्फा का मान 0 है, अपॉन P प्लस Q cos अल्फा यानी 0। तो ये 0 हुआ तो थीटा का मान आ गया 0 डिग्री। और बिल्कुल सिंपल, ध्यान से समझिए, रिजल्टेंट आ गया P प्लस Q। वैसे भी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब P इस डायरेक्शन में Q इस डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट भी इसी डायरेक्शन में होगा। और जब रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा तो जो यहां पर रिजल्टेंट P के साथ एंगल थीटा बनाता था वो भी जब इस डायरेक्शन में आएगा तो थीटा के मान क्या हो जाएगा? 0। ये बिल्कुल सिंपल केसेस है, थोड़ा कॉन्सेप्ट से समझिए कि जब P और Q एक ही दिशा में है तो रिजल्टेंट भी उसी दिशा में होगा। जब P और Q का एंगल 0 डिग्री तो रिजल्टेंट का भी एंगल 0 डिग्री आएगा। दूसरा केस देखते हैं। दूसरा केस कहता है कि जब बल P तथा Q विपरीत दिशाओं में कार्यरत हों। विपरीत दिशाओं में कार्यरत यानी कि जो पॉइंट हमारा वो ये है, हम मानते हैं यहां पर P कार्य कर रहा है और यहां पर Q कार्य कर रहा है। तो जो आपका एंगल 0 डिग्री था वो अब आ गया अल्फा इक्वल्स टू कितना? 180 डिग्री। मींस ये अल्फा था P और Q, अब Q इधर आ गया तो 180 डिग्री हो गया। तो जो फॉर्मूला हमने लगाया R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos अल्फा यानी कि cos 180 डिग्री। तो R इक्वल्स टू आया अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर माइनस 1 तो माइनस 2PQ आ गया। ये भी उसी तरीके से R स्क्वायर लिखा, ये किसका फॉर्मूला है? P माइनस Q का स्क्वायर। या R इक्वल्स टू P माइनस Q निकल के आया। ये हुआ रिजल्टेंट का मान। और इसी तरह अगर हम इसकी भी डायरेक्शन निकालें तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन अल्फा यानी साइन 180 अपॉन P प्लस Q cos 180 जो कि 0 होगा। तो यहां से थीटा इक्वल्स टू भी आ गया 0 डिग्री। इसका भी कॉन्सेप्ट समझे। जब P इधर लग रहा है Q इधर लग रहा है तो जो फोर्स ज्यादा होगा रिजल्टेंट भी उसी तरफ लगेगा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो रिजल्टेंट में माइनस का साइन आएगा। और थीटा भी यहाँ पर देखिए, जब P इधर है Q इधर है तो इसी किसी लाइन में रिजल्टेंट भी आएगा जो कि 0 डिग्री पर होगा। यहां देखें तो R इक्वल्स टू P प्लस Q है और R यहां पर देखें तो R इक्वल्स टू P माइनस Q है। इसका मतलब कि ये रिजल्टेंट का मैक्सिमम मान है और ये रिजल्टेंट का मिनिमम मान है। अब हम यहाँ पर केस थर्ड की बात करते हैं, जब P और Q एक दूसरे से समकोण पर हो। जब P और Q एक दूसरे से समकोण पर हो, मतलब यहाँ पर P है और यहाँ पर Q है और ये दोनों कितने पे हैं? 90 डिग्री पे हैं। तो हम अपना वही फॉर्मूला लगाते हैं कि अल्फा इक्वल्स टू क्या हो गया? 90 डिग्री। यानी कि R इक्वल्स टू अंडर रूट P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90। तो R इक्वल्स टू क्या हुआ? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos 90 का मान 0। तो R इक्वल्स टू यहां पर क्या हो गया? 0 किया तो अंडर रूट आ गया P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। ये हुआ रिजल्टेंट का मान। थीटा इसका अगर निकालेंगे तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स Q साइन अल्फा की वैल्यू 90। ये फॉर्मूला मेन फॉर्मूला दोनों लिखे हैं, अब इसी में रख रहे हैं वैल्यू P प्लस Q cos 90। यहां से थीटा इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 1 यानी कि Q अपॉन P। ये है थीटा की वैल्यू यानी दिशा। तो समांतर चतुर्भुज के नियम को हमने देखा स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक। इसका स्टेटमेंट, इसका प्रूफ, इसकी विभिन्न प्रकार की जो कंडीशंस है या केसेस हैं, और यहाँ से समांतर चतुर्भुज खत्म होता है। ये इसकी मैक्सिमम कंडीशन है, मींस रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा, यहाँ रिजल्टेंट मिनिमम होगा। और हमने सभी में रिजल्टेंट के साथ उनकी डायरेक्शंस को भी निकाला। वीडियो बड़ा होगा लेकिन ये आपके लिए कंप्लीट वीडियो है पॉलिटेक्निक के सारे बच्चों के लिए, या जो भी पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस पढ़ना चाहते हैं।
वीडियो बड़ा है तो हम मींस बहुत लॉन्ग है, तो ऐसा कुछ नहीं। वीडियो देखिए, समझिए, सारा स्टेटमेंट आपका प्रॉपर नोट्स, इसके अगले वीडियो में इसके कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल होंगे, उनको समझेंगे, क्योंकि भाई एग्जाम में नंबर लेकर के आना, हमें अच्छे नंबर 80% नंबर लेकर के आना है, तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो ये है बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम। बस वही कि अगले वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये लेक्चर नंबर 10 है, हम लेक्चर नंबर 11 और लेक्चर नंबर 12 को, यानी कि टोटल 12 लेक्चर में फर्स्ट यूनिट खत्म होने जा रही है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट करेंगे, और जैसा आपको बताया है कि नेक्स्ट 2 मंथ में लगभग पूरा सिलेबस हो जाएगा, मीन्स आपके एग्जाम के पहले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि बिल्कुल फ्री आपको सारे नोट्स और सारे टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। कुछ दिन बाद जब कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं या कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, उनको भी लगवाया जाएगा। तो बस साथ में चलते रहिए और अच्छे नंबर के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।